नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना को लेकर फौरी तौर पर कम पड़ते केस के बीच नए आंकड़ों ने फिर से लोगों की फिक्र बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के नए बीमार 3,62,000 तक जा पहुंचे हैं, तो 4,400 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण के राज्य ज्यादा कहर झेल रहे हैं और इन सब के बीच ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन की कमी तक ने हालात को बद से बदतर बना दिया है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, राजस्थान, बंगाल तक में टीके का संकट है। लोग पूछ रहे हैं, सबको वैक्सीन का अधिकार कब देगी सरकार? हालात बद से बदतर। 24 घंटे के आंकड़े आपके सामने। 24 घंटे में कोरोना से 4,120 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन सबसे बड़ा संकट आज की तारीख में वैक्सीन का। 24 घंटे में 3,52,181 लोग ठीक भी हुए हैं। तो कोरोना के तेज मामलों से लेकर वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी को लेकर ना कड़ाई है, सिर्फ और सिर्फ सियासी चढ़ाई है। टीके की कमी है। वैक्सीनेशन ठप होने के अंदेशे के बीच दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। 12 विपक्षी दलों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर हर संभव रास्ते से टीका खरीदने की सलाह दी है, ताकि देश में टीका कम ना पड़े और कोरोना से लड़ा जा सके। तो उधर सरकार की दलील है कि दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन भारत में हो रहा है और बीती रात प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन दवा तक पर अहम समीक्षा बैठक भी की और तेज रफ्तार करने का निर्देश दिया है। तो हम सब लोग 1.25 साल से मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उसी प्रकार से कैसे अभी जो कोविड के केसेस में देश भर में पिछले समय में सर्ज आया है, जनता के हित में कोविड के खिलाफ लड़ाई को जितनी तेजी से कोविड ने प्रहार करने का कोशिश किया, उससे भी ज्यादा तेजी से आप सब ने मिलकर कोविड के खिलाफ जंग को तेज करने का प्रयास किया है। एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। सेंटर्स थे जहां पे व्यवस्थित रूप से 45 से ऊपर वालों को लग रहा था, आपने उनको बंद क्यों किया? ये समझाइए। आपने क्या 45 से ऊपर वाले सबको वैक्सीनेट कर दिया है दिल्ली में? नहीं किया ना। मरने वाले सबकी संख्या 45 से ऊपर वाले लोग हैं। कोवैक्सीन का स्टॉक लगभग खत्म था, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्कूल्स जहां पे वैक्सीन लग रही है और उसके अंदर जो सेंटर्स हैं वो बढ़ाए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। लेकिन कोवैक्सीन खत्म होने की वजह से टेम्पररी तौर पे तकरीबन 100 ऐसे सेंटर्स जहां पे कोवैक्सीन लग रही थी, आज से टेम्पररी तौर पर बंद हो चुके हैं। सीधा चलेंगे, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 7 राज्य ऐसे जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं वैक्सीन क्योंकि वहां पर नहीं है। हालात क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सीधा चलेंगे। तमाम सहयोगी, गोपी हमारे साथ है, शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवेद हमारे साथ लखनऊ से हैं, सुशांत दिल्ली से हैं और मुस्तफा मेरे साथ इस वक्त मुंबई से। लेकिन सबसे पहले सुशांत, आप ही के पास आना चाहूंगी। दिल्ली में तो जंग जैसे हालात है, कम से कम वैक्सीन को लेकर। इससे पहले ऑक्सीजन को लेकर भी थे, दवाइयों को लेकर भी थे, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि बहुत सारे सेंटर्स बंद करने पड़े हैं। देखिए नवजोत, जिस तरीके से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है, उसमें आम जनता जो है वो पिसती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल दिल्ली सरकार की तरफ से जो बुलेटिन जारी हुआ था वैक्सीनेशन को लेकर के, उसमें कहा गया था कि कोवैक्सीनेशन के डोज जो है वो सरकार के पास जो है वो खत्म हो गए। इस वक्त हम मौजूद है रानी झांसी जो सेंटर है दिल्ली सरकार का। यहाँ पे कोवैक्सीनेशन का डोज जो है वो फिलहाल तमाम जो यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं उनको फिलहाल दिया जा रहा है। यहाँ पर जो नोडल अफसर हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था उनके पास प्रॉपर
जो डोज यहाँ पर कल मौजूद थी वो भी है। उसके साथ साथ आज 800 के आसपास रजिस्ट्रेशन जो है वो फिलहाल किया गया है। तमाम लोग जो है वो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये हो रहे हैं कि सरकार का एक तरफ कहना है कि उनके पास डोजेज जो है वो नहीं है, हाँ। और सरकार जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो सीधे तौर पर कह रही है कि केंद्र सरकार से हमें डोजेज जो है वो नहीं मिल रहे। लेकिन कई सारे सेंटर हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो फिलहाल लोगों को मिल रहा है। कई सारे सेंटर सरकार की माने तो जरा इस बात को सुशांत क्लियर कीजिएगा, जो सेंटर्स जहां पर वैक्सीन मिल रही है वहां पर कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, क्योंकि कल ये कहा था मनीष सिसोदिया ने कि कोवैक्सीन वाले सारे सेंटर्स बंद किए गए हैं। नहीं, देखिए यहाँ पर फिलहाल जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है वो कोवैक्सीन वैक्सीनेशन है, और यहाँ पर जो नोडल अफसर है उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर कोवैक्सीनेशन का डोज ही जो है वो यहाँ पर फिलहाल दिया जा रहा है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो मेरे पीछे आप देखेंगे लोग बाग यहाँ पर सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको यहाँ पर सुशांत मैं लौटती हूँ मुस्तफा, बिल्कुल सुशांत लौटती हूँ। मुस्तफा, मुंबई में क्या हाल है? वहां तो सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि अभी फिलहाल 18+ वालों को नहीं लगाया जाएगा टीका। इस बीच भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन लगाने के लिए रूल पे रूल है और हफ्ते भर में रूल बदलते हैं। अब 18 to 44 जो एज ग्रुप है उसके लिए वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में, सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे महाराष्ट्र में बंद कर दिया गया है, तो वो गर्दी आपकी दूर हो जाती है। सेकेंडली, अब 45+ भी जिन लोगों को सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लेना है उन लोगों को पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि 1 से 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है। कई बुजुर्ग यहाँ पे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि आधे घंटे पहले से भी पोर्टल पे अगर आप जाए तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो उसका चलते इफेक्ट ये है कि अभी कई लोगों को यहाँ पर आकर डिस्कस करना पड़ता है कि अंदर एंट्री मिलेगी या नहीं। उसके बाद अंदर जो गर्दी हुआ करती थी पहले वैक्सीनेशन के लिए, जो उत्साह लोगों का दिखा करता था बड़े बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। चुनिंदा लोग आते हैं, चुनिंदा लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है। रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। वॉक इन अलाउ किया गया है सीनियर सिटीजन को, लेकिन वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन है। बाकी जो हफ्ते के 3 दिन है, 4 दिन है, उनमें रजिस्ट्रेशन करके ही आना है। लोगों की शिकायत ऐसी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी है वैक्सीनेशन डोजेस की। महाराष्ट्र सरकार का 1.5 करोड़ डोजेस मई 20 तक आने वाले हैं, ऐसा सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रॉमिस किया है। बिल्कुल, 15 मई तक कहा यह जा रहा है कि कम से कम बाकी जगह पर जो वैक्सीन है वो पहुंचाई जाएगी, लेकिन उससे पहले फिलहाल 18+ वालों को फिलहाल वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही है। शरद, हालात राजस्थान के कैसे हैं? देखिए, जयपुर में तो आज नो वैक्सीनेशन डे है। मैं वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ा हूं और देखिए लिखा हुआ है कि आज इस संस्थान में कोविड-19 का टीकाकरण नहीं होगा। ये स्थिति है हर जगह। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन राजस्थान सरकार को नहीं दिया जा रहा है कि 45+ के जो लोग हैं, 55+ के लोग हैं, उनको उनका टीका कब दूसरा डोज लगेगा। पहला डोज ही करीब 55+ वालों का ही 17 लाख बचा है, 45+ वालों का 27 लाख बचा है, करीब 50 लाख से ज्यादा तो पहला डोज भी नहीं लगा है। तो केंद्र सरकार की तरफ से 18 से 44 के बीच की तो आप छोड़ दीजिए, जो 45 और 55 वाला ग्रुप बनाया गया था उस ग्रुप के लिए भी टीका के कब आएगा, कहां से आएगा, कोई कम्युनिकेशन केंद्र सरकार की तरफ से नहीं है। सुबह से मैं लगातार कई सेंटरों पर घूम रहा हूं और कहीं भी टीका नहीं। अब जाके लोग घर जाना शुरू हुए हैं। सुबह से हंगामा मच रहा था। ये स्थिति है। राजस्थान सरकार कह रही है कि देर रात तक हम केंद्र सरकार से संपर्क में थे लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया गया। सुबह से हम संपर्क में हैं लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया जा रहा है। जो 18 से 44 के बीच की है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने हमने एडवांस दे दिया है, लेकिन कब देंगे वो पता नहीं है। लेकिन 45 और 60 का वैक्सीन बंद हो गया, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि नो वैक्सीन डे जो है यहाँ पर बिल्कुल जयपुर में मनाया जा रहा है जब से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। कहाँ तो एक तरफ टीका उत्सव मनाने की बात हो रही थी और कहाँ अब नो वैक्सीन डे की बात आप वहां पर दिखा रहे हैं कि बोर्ड्स बाकायदा लगा दिए गए हैं। शिवेंद्र भी मेरे साथ है, गोपी भी मेरे साथ मौजूद है। हम लौटेंगे लेकिन इस बीच यूपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वैक्सीन ऑक्सीजन में ने अभियान को सुस्त कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री खुद ये बात मानते हैं कि वैक्सीन की कमी के चलते ग्लोबल टेंडर का रास्ता पकड़ना पड़ा है। शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देख लीजिए, किस तरीके से लगेगी वैक्सीन। सवाल बहुत है, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। इसको लेकर सरकार जवाब भी दे रही है। कई राज्यों में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है। सरकार ने जवाब दिया कि रेमडेसिविर दवाओं का उत्पादन का खेल चल रहा है। इस बीच विपक्ष ने कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान में टीके का भी संकट है और अभी जिस तरीके से शरद भी बता रहे थे, कोऑर्डिनेशन की भी काफी कमी है। जितना भी हमारे पास 18 से 44 का जो 1 मई को हमने प्रारंभ किया था,
उसको लेके हमारे पास जितनी संख्या थी, जितना डोज था हमारे पास, वो पहले लॉट में हमने इसलिए 7 जनपद जो हाई केस लोड वाले उसी में हमने प्रारंभ किया था। एक सप्ताह के बाद हमको कोविशील्ड से 3.5 लाख डोज और अतिरिक्त मिला, जिसके कारण से हमने 11 जनपद में और शुरू हुआ, जो 7 जनपद के बाद जो नीचे स्तर के हाई कोस्ट केस लोड वाले हैं, तो हमने उसी हिसाब से शुरू किया। टीकाकरण शुरुआत किया था, उसको करीबन हम 5 लाख लोगों के ऊपर, 5-6 लाख लोगों के ऊपर टीकाकरण हुआ भी है, लेकिन उसको हमारे को आज एबियंस का मतलब है तुरंत स्थगित करना पड़ रहा है, इसलिए कि सेकंड डोज 45 एज ग्रुप के आगे का ड्यू हो चुका है। संक्रमण की दर जो कि आज 8% से ज्यादा हो गई है, हम देश के पहले 5 राज्यों में हैं जहां एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख पार कर गई है। ये हमारे लिए चिंता की बात है, इसलिए सरकार ने घर घर सर्वे टीमें बनाकर घर घर सर्वे करने का काम कर रही है, दवाई की किट बांट रही है। बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे थे, अब वो कम होने स्टार्ट हुए हैं, परंतु अभी भी हम कंफर्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया हैं, जब तक पॉजिटिविटी 5% से नीचे ना आ जाए और केसेस भी मतलब 3-4 हज़ार से नीचे ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है हमें पूरी तरह से मान के चलना चाहिए कि अभी केसेस काफ़ी माने जाएंगे। 2 दिन से आंकड़ों में गिरावट आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये धीरे धीरे इसका फर्क पड़ेगा। वैक्सीनेशन बराबर चल रही है, कल भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया है और रोजाना हमें सप्लाई आ रही है। हमारे लिए ये भी राहत भरी खबर है कि 10,000 से नीचे केस पॉजिटिव निकले हैं, वहीं 9-9,500 लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, तो रिकवरी भी हमारी बढ़ रही है। केस की संख्या पर डे जो आ रही थी उसमें भी कमी आई है, पॉजिटिविटी का रेट भी कम हो रहा है। और इस बीच ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीन और ऑक्सीजन ने अभियान को सुस्त कर रखा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री खुद ये बात मान रहे हैं कि वैक्सीन की कमी के चलते ग्लोबल टेंडर का रास्ता पकड़ना पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश। सर, आपके पास क्या पर्याप्त डोज हैं, और अगर डोज हैं तो लोगों को क्यों लौटना पड़ रहा है? पहली बात तो जितना भी हमारे पास 18 से 44 का जो 1 मई को हमने प्रारंभ किया था, उसको लेके हमारे पास जितनी संख्या थी, जितना डोज था हमारे पास, वो पहले लॉट में हमने इसलिए 7 जनपद जो हाई केस लोड वाले उसी में हमने प्रारंभ किया था। एक सप्ताह के बाद हमको कोविशील्ड से 3.5 लाख डोज और अतिरिक्त मिला, जिसके कारण से हमने 11 जनपद में और शुरू हुआ, जो 7 जनपद के बाद जो नीचे स्तर के हाई कोस्ट केस लोड वाले हैं, तो हमने उसी हिसाब से शुरू किया। और जितने भी सेंटर्स हमने निर्धारित किया है वो उसी आधार पर है कि जितना डोज हमारे पास है प्रतिदिन वो 1 सप्ताह चलेगा। दूसरी बात, 2 मैन्युफैक्चर हमारे यहाँ है देश में, दोनों मैन्युफैक्चरर को उत्तर प्रदेश सहित सभी जगह उनको देना भी है। 18 से 44 की बात हम कर रहे हैं, और हम जैसे उत्तर प्रदेश के लोग ने हमने अपना पेमेंट भी उनको एडवांस में दे रखा है। तो इसका जो केंद्र सरकार से 2 चीज करना है, एक तो 45+ का भी साथ साथ में चल रहा है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको फ्री दिलवा रही है, वो हमारा अभी भी सेकेंड डोज का हमारा आगे सप्लाई आता है, उसको हमको अलग करना है। और ये 18 से 44 वाला जो डोज है, इसका हमको जितना मिला है उतना हमने प्रारंभ किया है। सर, आपको क्या पर्याप्त है? हाँ, नहीं, अभी 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त है। और इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 17 प्रोफेसर्स की कोरोना से मौत के बाद शहर में नया स्ट्रेन, और इसी को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एएमयू के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने इस बारे में आईसीएमआर के डायरेक्टर को चिट्ठी भी लिखी है और सैंपल भेजकर जांच की मांग की है। कोरोना से एएमयू में 17 प्रोफेसर दम तोड़ चुके हैं, और उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने वीसी से बात कर हालात की समीक्षा भी की है। योगी आज आगरा और अलीगढ़ के दौरे पर हैं, जहां पर वो एएमयू के वीसी से मुलाकात भी करेंगे। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में 17 प्रोफेसर जिन्होंने दम तोड़ दिया, और एएमयू ने आईसीएमआर को भी एक चिट्ठी लिखी है, सैंपल्स बाकायदा भेजे गए हैं, नए स्ट्रेन को लेकर जांच की भी बात कही गई है। इस बीच आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सबसे पहले उन्होंने वीसी से बात करके
हालात जाने और उसके बाद आज खबर यह भी है कि वो आज अलीगढ़ भी जाने वाले हैं। इस बीच ये तस्वीरें 17 प्रोफेसर जिन्होंने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये खबर है। हमारे वाइस चांसलर साहब ने अभी पिछले 2-3 दिन पीछे एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपना एप्रीहेंशन जाहिर किया है कि कैंपस और कैंपस के इन एंड अराउंड जो है मौतें हो रही हैं काफ़ी तादाद में। तो इसकी क्या वजह है? कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नया वेरिएंट वायरस हो जिसकी वजह से वो फैटल हो और यहाँ के लोगों को अफेक्टेड कर रहा हो इसकी डेथ। तो इसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए, यानी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाए। इसके लिए उन्होंने ICMR को एक लेटर लिखा है, कॉम्प्रहेंसिव लेटर लिखा है। ये शोध का विषय होता है, रिसर्च का होता है। कोई भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी साइंटिफिक आपका इंस्टीट्यूट है या मेडिकल कॉलेज है, तो दिस इज पार्ट ऑफ रिसर्च कि आपको लगता है कहीं पे भी कोई भी अंदेशा है या आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है या कहीं कोई चीज होता है। दिस इज एज पर द ICMR गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल। वाइस चांसलर ने जो सैंपल होता है इसे कहते हैं एपिडेमोलॉजी, ये मालूम करने के लिए कि कहीं देयर माइट बी पॉसिबिलिटी। देश में कोरोना का संकट टला नहीं है और उधर ब्लैक फंगस नाम का नया खतरा सांसों से लेकर दिमाग, दिल तक को जकड़ रहा है। कई राज्यों से ब्लैक फंगस को लेकर लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल की बात करें तो 86 नए मामले वहां से सामने और इसके साथ ही अहमदाबाद के इसी अस्पताल में 200 मरीजों का इलाज हो रहा है। ज्यादा केस राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी सामने आ रहे हैं। डायबिटीज और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को इससे ज्यादा खतरा है। गुजरात में ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन तक नहीं मिल पा रहे हैं। मरीजों को एक फंगस की बीमारी लगी है जो एक घातक फंगल इन्फेक्शन है और वो उन्हीं को अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अभी कोविड के इन्फेक्शन के बाद कोविड इम्यूनिटी को कम करता है, उसके बाद जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर होती है जैसे डायबिटिक होते हैं तो उनको और ज्यादा कमजोर होगी इम्यूनिटी। और कोविड में जैसे स्टेरॉइड का यूज काफी हुआ है तो स्टेरॉइड देने से और इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कोविड, डायबिटीज और स्टेरॉइड ये ऐसा टिकट्टा बन गया है जिसके कारण ये इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। ये इन्फेक्शन पहले नाक को और जबड़े को पकड़ता है। इन्फेक्शन है या वो कैंसर की बीमारी है, इम्यूनो सप्रेशन जो पेशेंट है, उन लोगों में ये इन्फेक्शन होता है। ये नोज के थ्रू चला जाता है और उसमें फिर बाद में ये साइनसेस में चला जाता है और इन्फेक्शन करता है। तो इसको हम लोग ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं और इसको प्रिवेंशन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉपर हाइजीन रखें और जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड या इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट हैं उनको ज्यादा केयर करने की जरूरत है। चेहरे या माथे में दर्द होना, नाक का बंद होना या पपड़ी जमना, एक तरफा चेहरे पे सूजन आना या पलकों में सूजन आना या आंखों में लालिमा आना, बुखार या नाक से खून आना। अगर इन लक्षणों को पेशेंट जल्दी पहचान ले और किसी नेत्र या ENT सर्जन से तुरंत परामर्श कर ले तो उसे एक गंभीर समस्या से बचाया जा सकता है। सीधा चलेंगे अहमदाबाद। गोपी मेरी से होगी हमारे साथ जुड़ी है। गोपी, 2 सवाल। पहला, वैक्सीनेशन को लेकर कहां तक पहुंचा है वहां पर अभी, क्या लोगों को वाकई वैक्सीन मिल पा रही है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि ब्लैक फंगस को लेकर जिस तरह की दवाइयां, इंजेक्शंस मिलने चाहिए, क्या वहां पर पर्याप्त हैं? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे चल रहा है तो कई वैक्सीनेशन सेंटर्स है जिसे कॉरपोरेशन, जो अहमदाबाद का इलाका है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए बंद कर दिए गए हैं। यानी कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड सेंटर्स रखे गए हैं पूरे शहर में। साथ ही एक नया, कल से गुजरात सरकार ने एक नई शुरुआत की है और उसके तहत जिसे पहला डोज लगा है उन्हें 42 दिनों के बाद ही दूसरा डोज दिया जाएगा। यानी लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि पहले ये जो ड्यूरेशन था ये 30 दिन का ड्यूरेशन था और लोग 30 दिन पे दूसरा टीका उनको लग जाता था, लेकिन अब 42 दिनों पे ये टीका लगेगा। साथ ही 18 से 44 वाला जो पूरा दौर है तो उसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन लोगों का हो नहीं पाया है। और जहां तक म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का सवाल है तो गुजरात में अब तक करीब 800 से ज्यादा केस म्यूकोरमाइकोसिस के दर्ज हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके जो
इंजेक्शन है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि केस इतने ज्यादा है। और आपको जानकर सरप्राइज होगा कि एक मरीज को कम से कम 103 इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो इसकी एक दवाई आती है उसके 103 इंजेक्शन देने रहते हैं, तभी वो पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। बिल्कुल गोपी, अब कोई भी काम करना हो जब पूरी दुनिया आगे निकल जाती है तो हमें ध्यान आता है। बच्चों की वैक्सीन पर भी यही हुआ है। अमेरिका और कनाडा में जब ट्रायल के बाद 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई और जब वहां पर वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है तब भारत में भी हलचल तेज हो गई है। एक बड़ा कदम उठाते हुए बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल्स को मंजूरी दी गई है। कोरोना से तबाही में देश के लोगों पर जो बीता है वो कोई भी परिवार अब अपने बच्चों पर बीतता नहीं देख सकता। इसलिए सबको बच्चों की चिंता है और ये सवाल है कि बच्चों के लिए वैक्सीन लाने पर भारत में क्या किया जा रहा है। हर परिवार की चिंता और सवालों के बीच ये उन सभी को थोड़ा सुकून देने वाली बात है कि 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दी गई है। वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2 से 18 साल के एज ग्रुप के 525 बच्चों पर दिल्ली, पटना, नागपुर समेत देश के अलग अलग अस्पतालों में किया जाएगा। इसके अलावा वैक्सीन के फेज 3 का ट्रायल शुरू करने से पहले भारत बायोटेक को फेज 2 के ट्रायल का पूरा डेटा उपलब्ध कराना होगा। ये बच्चों के लिए कोई अलग वैक्सीन नहीं है, ये भारत बायोटेक की वही कोवैक्सीन है जो अभी कोविशील्ड के साथ साथ भारत में टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल की जा रही है। हमने जनवरी में ही कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक के कर्ता धर्ता डॉक्टर कृष्णा इल्ला से इस पर बात की थी जब भारत में टीकाकरण की शुरुआत होने वाली थी। Can your vaccine, sir, be given to children? Our inactivated vaccine would be the ideal to give it to 2 years to 12 months. 12 years and above, we have done already trial. So we want to put a proposal to Drug Controller General and subject expert committees to 2 years to 12 years. We want to do clinical trial quickly, phase 2B or something like that, bridging a small trial without 300, 500, whatever statistics says. We're going to do that because these vaccines can go to children without any problem. No, which one? Your Covaxin can go to children or your nasal vaccine can go to children? No, inactivated vaccine. Your Covaxin? Inactivated, yes, Covaxin. ये सब वैक्सीन 18 साल से कम उम्र की आबादी को अभी इसलिए नहीं लगाई जा रही है क्योंकि इन वैक्सीन के ट्रायल में बच्चों को शामिल नहीं किया गया था और ये पता नहीं है कि बच्चों पर ये वैक्सीन किस तरह से काम करेगी। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और कनाडा में 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिली है क्योंकि ट्रायल में ये वैक्सीन बच्चों पर उतनी ही प्रभावी बताई गई जितना प्रभावी ये किसी दूसरे पर है। ये अच्छी बात है कि भारत ने अमेरिका और कनाडा जैसे कुछ देशों से सबक लिया और बच्चों के लिए वैक्सीन लाने की प्रक्रिया को तेज करने के कदम उठाए क्योंकि अमेरिका और कनाडा जैसे देश तो इस पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। वहां तो 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया में बच्चों की वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका 6 से 17 साल के बच्चों पर ट्रायल कर रही है। एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से भारत में लगाई जा रही है। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां 6 महीने से 11 साल के बच्चों पर अपनी वैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन करने में जुटी है। फाइजर की सहयोगी कंपनी जर्मनी की बायोनटेक का कहना है कि वो यूरोप के देशों में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए जून में वैक्सीन लॉन्च कर देगी। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स जैसी कंपनियां भी अपनी अपनी वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल की शुरुआत कर चुकी हैं। कनाडा में फाइजर ने 2 से 5 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है और उसका दावा है कि इसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। बच्चों के लिए वैक्सीन कितनी कारगर होगी, इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी है कि ये बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित होगी। भारत में बच्चों के लिए जिस कोवैक्सीन पर कदम बढ़ाए गए उस पर कंपनी को तब से बड़ा भरोसा है जब से इसे भारत में टीकाकरण के लिए मंजूरी मिली थी। तब कंपनी के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने आज तक से बातचीत में कहा था कि वो अपने 6 साल के पोते को वैक्सीन देने में हिचकेंगे नहीं।
You said you'll give your grandson the vaccine. Has he got the vaccine? How old is your grandson? Will you give him the vaccine? My grandson is 6 years old. I don't mind putting on 16th vaccination. अब सबको उम्मीद यही है कि बच्चों के लिए वैक्सीन पर तेजी से काम किया जाए, तेजी से ट्रायल के नतीजे आए और हर पैमाने पर खरा उतरने के बाद इससे जल्द से जल्द बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो, जिससे हर परिवार की चिंता दूर हो। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।